स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से जेई क्लासेस मेरठ में। और कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। और हम सब मिलके कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की अपनी तैयारी। और फिज़िक्स में कई महत्वपूर्ण चैप्टर हमने पढ़ भी लिए हैं और कई महत्वपूर्ण चैप्टरों पे हमारा डिस्कशन चल भी रहा है। तो उसी कड़ी में आज हम एक और कड़ी जोड़ देंगे, द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, लेकिन फिर भी यहाँ पे आया है तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा इस महत्वपूर्ण चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। हम अपने दाब को भी पढ़ने वाले हैं कि हमारा दाब क्या होता है। हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास्कल का नियम क्या होता है। भाई आपने सभी ने पढ़ा था दाब क्या होता है, बिना छह हुए सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है, पास्कल का नियम सभी एक्सप्लेन करूंगा। उत्प्लावन बल क्या है और साथ ही साथ में आर्किमिडीज का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये क्या है ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि हमारा दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, दाब। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे क्या कर लगते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे बल लगाते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, कोई वस्तु ली उसके तल पे क्या किया हमने, उसके एकांक क्षेत्रफल पे हमने बल लगा दिया। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लगेगा वही क्या कहलाता है, दाब। ठीक है, प्रेशर। ओके, देखिए तो जैसे कि आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा, भाई क्या होता है, आप क्या करते हो, मग लेते हो, पानी भरते हैं ना इसमें, उस मग को लेते हो और बाल्टी में उसको क्या करते हैं, ऐसे ही नहीं कि एसिड, उसको क्या किया, इस तरह से जिस तरह जिसमें पानी भरते हैं उसको उल्टा किया, उल्टा करके डुबो दो। और डुबाने में जैसे आप छोड़ोगे ना तो एकदम तेजी से क्या होगा, मग ऊपर की ओर आएगा। वो क्या होता है, प्रेशर। क्यों, जब आप मग को उल्टा करके इस तरह से आप करते हो ना तो क्या होता है, आप उस पर बल लगाते हो। क्या करते हो, पानी के क्षेत्रफल पे आप क्या कर रहे हो, पानी के क्षेत्रफल पे आप इस तरह से बल लगा रहे हो। और जो बल होता है वही क्या कहलाता है, प्रत्येक क्षेत्रफल जो लग रहा है, दाब। ठीक है, क्या कहलाएगा, दाब। तो देखिए, किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल दाब कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा बेटा। ओके, तो देखिए फॉर्मूला नोट करेंगे इसका, P बराबर F/A, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। पास्कल नोट कर लेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट देखिए, द्रव के तल पर H गहराई पर दाब। H गहराई पे क्या निकालेंगे, दाब निकालेंगे।
ये यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल ए। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए। और कितना है, एच गहराई है। बनाइए फटाफट से डायग्राम। तो देखिए बेटा, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं भाई P बराबर, अभी पढ़ा हमने, चूंकि P बराबर क्या होता है, F अपॉन ए। और कल हमने क्या यूज़ किया था, F इजिकल टू एम जी। तो रख देंगे यहाँ पे, तो P बराबर क्या हो जाएगा, एम जी ए। और चूंकि द्रव्यमान M बराबर क्या होता है, V इंटू डी, द्रव्यमान गुना वो आयतन गुना घनत्व, रख देंगे। तो P इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, V इंटू डी इंटू जी बटे ए। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब द्रव्यमान, चूंकि हमारा आयतन V बराबर क्या होता है, चूंकि आयतन V बराबर क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है, इस वैल्यूज को पुट करेंगे और अपना आंसर लेके आएंगे। तो भाई हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, तो A इंटू एच इंटू डी इंटू जी हो जाएगा। और डिवाइड में कितना है बेटा, ए से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, P बराबर एच तो अगर हम एच गहराई पे जाएंगे तो ये दाब हमारा आरोपित होगा। चलिए नोट करिए इसको फटाफट। हो गया। चलिए बेटा, अब एक महत्वपूर्ण नियम, जिसके बिना हम क्या कहते हैं कि अगर द्रव पढ़ रहे हैं, द्रव के बारे में पढ़ रहे हैं और दाब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल बेकार है। अगर हम क्या नहीं जानते, अगर हम यह नहीं जानते, पास्कल का नियम। देखिए बेटा, इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक पात्र में क्या करते हैं, द्रव ले लेते हैं। किसी एक पात्र में हमने क्या किया, द्रव ले लेंगे, कि भाई इसमें क्या है, हमारा द्रव है। ठीक। अब द्रव लेके हम क्या करते हैं, किसी एक बिंदु पे, यहाँ मान लें कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पे हम दाब आरोपित, बल आरोपित कर, ये बनाइए डायग्राम। तो देखो हमने क्या किया बेटा, पात्र में यानी कि बर्तन में क्या किया, पानी को भर के रखा, द्रव को रखा, यानी कि पानी मत मानो, द्रव मान लो, कोई भी द्रव हो सकता है। तो आपने इसके किसी एक बिंदु पर, किसी एक फिक्स बिंदु पे क्या किया, इस बिंदु पे मान लो, आपने इस बिंदु पे क्या किया, इस बिंदु पे प्रेशर को बढ़ा दिया, दाब को बढ़ा दिया। तो ये दाब क्या होगा, अपने अंदर बिना कुछ हानि हुए, ठीक है, अपना बिना नुकसान हुए, कुछ भी अपने पर हानि नहीं होने देगा, अपना क्षय नहीं होने देगा। ठीक है। और द्रव की चारों दिशाओं में क्या होगा, समान रूप से फैल जाएगा। भाई मान लीजिए 4 पास्कल का दाब लगाया है, तो 1 पास्कल इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, है तो पूरा 4 ही, खत्म तो नहीं हुआ ना, लेकिन चारों दिशाओं में समान रूप से लग गया। ठीक है। तो यही सिंपल सा पास्कल का नियम है कि द्रव में किसी एक निश्चित बिंदु पे क्या करोगे, दाब की मात्रा बढ़ा दोगे, तो ये दाब क्या होगा, बिना क्षय हुए क्या होगा, सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाएगा। यही क्या है, हमारा पास्कल का नियम। ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट या नहीं। लिखे तो देखिए बेटा, यदि किसी पात्र में द्रव के एक बिंदु पर
दाब की मात्रा बढ़ाने पर, दाब की मात्रा बढ़ाने पर दाब बिना क्षय किए द्रव की सभी दिशाओं में, द्रव की सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है। नोट कीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो बेटा, इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ना है। महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे बेटा हम उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल में देखिए क्या करेंगे बेटा, ये बनाना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल समझना है केवल। भाई एक पात्र है, एक बर्तन है, इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है, इसमें क्या हुआ है? द्रव भरा हुआ है। तो देखिए बेटा क्या होगा, मैं इसमें एक टुकड़ा डाल देता हूँ धातु का, ये मैंने एक धातु का टुकड़ा डाल दिया, तो भाई क्या होगा, सीधी सी बात है, नीचे की ओर डूबेगा। तो देखिए क्या होता है, अगर आप कहीं पानी में पत्थर भी डालोगे तो क्या होगा, जैसे ही पानी पत्थर में पड़ेगा तो वो क्या होगा, पानी को वहां से हटा देगा। ठीक है, वहां से क्या करेगा, पानी को हटा देगा, फिर जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ऐसा कैसा ही रहेगा, बाद में वो अलग बात है, पानी आके मिल जाएगा। लेकिन क्या करोगे, बेसिक छोटी सी बात बता रहा हूँ बेटा, कोई फिजिक्स में इतनी टफ चीज नहीं बता रहा, दैनिक जीवन का एक प्रयोग बता रहा हूँ। आप क्या काम करो, एक पत्थर लो, पानी में डाल दो, क्या होगा भाई, वो पत्थर पानी को हटा के जब अंदर जाएगा, सीधी सी बात है, ऐसा ही होगा। तो देखिए क्या होगा, उत्प्लावन बल क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को क्या करेंगे, द्रव में छोड़ते हैं। ठीक है, द्रव में क्या करेंगे, द्रव में किसी वस्तु को छोड़ देंगे, तो छोड़ने पे क्या होगा, ये द्रव ऊपर की ओर, ये द्रव क्या करेगा, ऊपर की ओर बल लगाएगा एक, किस पे, इस वस्तु पे। समझ में आ गया? हमने क्या कहा, इस द्रव में एक धातु के टुकड़े को छोड़ दिया, अब ये धातु का टुकड़ा क्या करेगा, द्रव को हटा देगा। ठीक है, धातु का टुकड़ा क्या करेगा, द्रव को हटा देगा, द्रव को हटा क्या करेगा, नीचे की ओर जाएगा, तो क्या करेगा, द्रव इस पे ऊपर की ओर बल लगाएगा। ठीक है, और इस बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। ठीक है, और एक चीज और बेटा, ये जो धातु का टुकड़ा है, इस पे जो उत्प्लावन बल लगा है, वो उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा, इस धातु के टुकड़े ने, इस वस्तु ने जितना पानी हटाया, उस पानी के भार के बराबर होगा। समझ आ गया? क्या कह रहे हैं कि भाई इसने क्या करा, धातु के टुकड़े ने द्रव को हटाया, तो इस पे क्या हुआ, ऊपर की ओर एक बल कार्य किया, और इस बल को क्या कहा हमने, उत्प्लावन बल। और ये उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा, इसने जितना द्रव हटाया, जितना पानी को इसने इस तरह से हटा दिया, द्रव मान लीजिए जो भी था उसको हटाया, उसका जितना वेट था, हटे हुए द्रव का जितना वेट था, उसके बराबर। अब समझ आ गया होगा उत्प्लावन बल। चलो तो प्यारे बच्चों लिखते हैं, देखिए, जब कोई वस्तु, जब किसी वस्तु को, ऐसे लिखिए, द्रव में छोड़ते हैं, द्रव में छोड़ते हैं, तो द्रव पर, सॉरी द्रव पर नहीं, वस्तु पर, वस्तु पर ऊपर की ओर
एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहेंगे बेटा, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और नोट पॉइंट में एक बात लिखेंगे, क्या, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? नोट कर लो। चलो बेटा, अब जो चैप्टर का नाम था, क्या नाम था चैप्टर का? द्रव स्थितिकी व आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो बात करेंगे आर्किमिडीज सिद्धांत पे ही। आर्किमिडीज सिद्धांत का कार्य क्या होगा, आर्किमिडीज सिद्धांत है क्या, जानते हैं। तो देखिए, जो हमारा उत्प्लावन बल है, इसी से मिलता जुलता है हमारा आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत में होगा कि जब आपने किसी द्रव को, वो सॉरी, किसी वस्तु को द्रव में छोड़ दिया, ठीक है, किसी द्रव में क्या होगा, आपने किसी द्रव में वस्तु को छोड़ दिया बेटा, दो संभावना बनेंगी, या तो वो पूरा डूब जाएगा, या तो वो पूरा डूब जाएगा। भाई पत्थर है, डाल दो पूरा डूब जाएगा। लकड़ी है, लकड़ी को डाल दो, क्या लकड़ी पूरी डूब जाएगी? नहीं, कुछ डूबेगी, कुछ चमकती रहेगी, कुछ क्या, जो उसकी सतह है भाई वो तो पानी पे रहेगी ना, वो तो डूबी हुई रहेगी थोड़ी बहुत, ठीक है ना। या फिर आप कोई भी और एग्जांपल ले लो ऐसा कि भाई क्या होगा, ये आधा तो डूबा हुआ है, आधा ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु जब आप उसे द्रव में छोड़ोगे तो क्या होगा, या तो वो पूरी डूब जाएगी, या फिर क्या रहेगा, या वो आंशिक रूप से यानी कि थोड़ी बहुत डूबी रहेगी, ठीक है। तो जब वो थोड़ी बहुत डूबी रहेगी या पूरी डूब जाएगी तो क्या होता है, हमें ऐसा अनुभव होता है, ऐसा फील होता है क्या, कि जैसे कि उसके भार में, उसके वजन में क्या हुआ है, कुछ कमी हो गई है, आभासी कमी। हम कल्पना कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं ऐसी। क्या कल्पना कर रहे हैं कि भाई ये वस्तु है, आंशिक रूप से डूबी हुई द्रव में, या पूरी डूब गई है, फिर भी क्या हो रहा है, हम मान के चल रहे हैं क्या, कि भाई जो वस्तु है हमारी, ये जो वस्तु है, इसके भार में क्या हो गया, आभासी कमी हो गई है। इसके भार में क्या हो गया, आभासी कमी। मतलब सपोज कर रहे हैं ऐसा कि इसका वेट घट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें पानी में फेंक दूं, क्या तुम्हारा वेट घट जाएगा? नहीं घटेगा, उतना ही रहेगा। तो क्या होगा, जो ये आभासी कमी है जिसको मान के चल रहे हैं कि कुछ घटा है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारे जो वस्तु को आपने द्रव में डाला तो क्या होगा, उत्प्लावन बल ने क्या किया, उसको हटा देगा पानी को या द्रव को, ठीक है ना। तो जो ये हटाया हमने द्रव, उसके बराबर होगा कौन, ये आभासी कमी। भार में जो हमने आभासी कमी समझा कि आभासी कमी जो हो रही है किसके बराबर होगी, ये आभासी कमी हमारी बराबर होगी, जो द्रव को, जब आप पत्थर को ऐसे फेंक रहे हो, किसी भी चीज को फेंक रहे हो, पानी को हटा रही है, उसके भार के बराबर होगा। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। समझ आया सभी को? क्लियर हो गया? फिर से सुनिए क्या कहा कि भाई कोई वस्तु थी, मैंने उसको द्रव में डाल दिया, दो ही संभावना बनेगी, या तो पूरी डूब जाएगी या थोड़ी बहुत डूबेगी, ठीक है। तो क्या रहेगा उस स्थिति में, क्या रहेगा, मान के चलेंगे कि इसका वजन कुछ घट गया, आभासी कमी मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके वेट में कोई कमी नहीं हो रही है। हम आभासी कर रहे हैं, उसे आभासी मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। आभास करना मतलब कल्पना कर रहे हैं उसकी, कि ऐसा हो गया है,
ठीक है, तो वो जो आभासी कमी है वो किसके बराबर होगी? वो वस्तु के जो द्रव हटाया उसने इस प्रकार से उसमें गिरते ही, उसके बराबर होगा। आभासी कमी इज इक्वल टू द्रव वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। मान लीजिए उसने 5 ग्राम द्रव हटाया तो 5 ग्राम द्रव के बराबर हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए हेडिंग बना लीजिए क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, अब अगर जीवन में भूल जाओ तो बता देना, बस सीधी सीधी सी बात रखनी है। देखो सबसे सिंपल तरीका, मेरा दोस्त तो मैंने उसे उठा के पानी में फेंक दिया, मेरे दोस्त को तैरना आता है तो बच जाएगा, नहीं आता डूब जाएगा, यही संभावना है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा दोस्त डूबेगा तो क्या होगा, उसका वजन घट जाएगा। अच्छा ऐसा भी है, लेकिन क्या होगा, वो जो उसका वजन घटा है, ठीक है मान लो उसका 2 किलो वजन घट गया, ठीक है, तो जो उसका वजन घटा क्या होगा, जैसे ही मैंने उसको पानी में फेंका पानी ऐसे हट गया, तो जो पानी ऐसे हटा वो था 5 किलो, तो वो 2 किलो जो आभासी हम कल्पना कर रहे हैं कि भाई उसका 2 किलो घट गया तो किसके बराबर होगा, 5 किलो जो पानी उसने ऐसे हटाया उसके बराबर होगा। यही क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। याद हो गया? मतलब हर जगह दोस्त को मारना है। चलो बातचीत होती रहेंगी, लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव में छोड़ते हैं, द्रव में छोड़ते हैं तो द्रव के भार में, सॉरी वस्तु के भार में, वस्तु के भार में आभासी कमी होती है। आभासी कमी होती है। यह आभासी कमी, यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए, वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। नोट कर लीजिए। हो गया? अब बात करेंगे बेटा इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे कि आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हेडिंग क्या बनेगी, हेडिंग बनेगी आर्किमिडीज सिद्धांत के प्रयोग। तो देखिए बेटा पहला प्रयोग क्या करेंगे, नाव व पनडुब्बी की संरचना में, नाव व पनडुब्बी, पनडुब्बी की संरचना में कि कैसे बनेगा ये, वहां भी आर्किमिडीज सिद्धांत यूज होता है। जो हमारा द्रव होता है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में, द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में
थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट जो भी है बेटा हमारा, ठीक है। आपने लैक्टोमीटर का नाम सुना होगा बेटा, आपने लैक्टोमीटर का नाम सुना होगा। तो लैक्टोमीटर से जब हम क्या करते हैं, दूध की शुद्धता की जांच करते हैं, तो वहां भी आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो तीसरा क्या लिखेंगे, लैक्टोमीटर द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है पेपर में कि भाई दूध की शुद्धता किस सिद्धांत पे की जाती है या किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखना लैक्टोमीटर द्वारा। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता जांचने में नोट करेंगे। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, हिमसेल। जानते हो क्या होता है हिमसेल? हाँ, देखो आपने ग्लेशियर तो देखा होगा, ग्लेशियर आप सभी ने देखा होगा। तो क्या होता है बेटा, ग्लेशियर से बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े टूटते हैं, आके समुद्र में गिर जाते हैं। कोई बड़ी बात तो नहीं, कहा फिजिक्स का कुछ नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं केवल आपको एक जनरल बेसिक लाइफ का एक चीज बता रहा हूं। ग्लेशियर से बर्फ का टुकड़ा टूटा बहुत बड़ा, टूट के समुद्र में गिर गया आके, और जैसे समुद्र में गिरा तो क्या होगा, याद आ गया आर्किमिडीज का सिद्धांत कि भाई द्रव हटा देगा। तो क्या होता है, वो द्रव क्या होता है, वो सॉरी बर्फ का जो बड़ा टुकड़ा टूट के आया ग्लेशियर से, वो क्या होगा, कुछ पानी में डूबा रहता है, कुछ समुद्र के ऊपर दिखता रहता है, ठीक है। वो धीरे धीरे पिघलता रहता है हालांकि, लेकिन क्या होता है जब वो टूट के आके गिरता है, कुछ डूबा रहता है पानी में, कुछ ऊपर दिखता रहता है। उस बर्फ के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, हिमसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमसेल। समझ आ गया, ग्लेशियर था बहुत बड़ा, काफी बड़ा है वैसे तो, उसने एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा टूटा, समुद्र में आके गिरा। तो क्या होता है, कुछ डूबा रहता है, कुछ ऊपर उठा रहता है, अपनी मुंडी ऐसे दिखाता रहता है, ये देख भाई, ठीक है, इस तरह से दिखाता है। तो उसी को क्या कहेंगे हम, बर्फ के टुकड़े को, हिमसेल, ठीक है। अब लिखेंगे अपना टॉपिक, देखिए समुद्र में, समुद्र में बर्फ के बड़े टुकड़े, बड़े टुकड़े ग्लेशियर से टूटकर, ग्लेशियर से टूटकर गिरते हैं। समुद्र में ये बर्फ के टुकड़े, समुद्र में यह बर्फ के टुकड़े आधे डूबे रहते हैं, आधे डूबे रहते हैं, इन बर्फ के टुकड़ों को, इन बर्फ के टुकड़ों को क्या कहेंगे बेटा, हिमशैल कहते हैं। नोट हो गया।
तो प्यारे बच्चों, ये था एक आपका चैप्टर द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, इसमें सबसे पहले बेटा हमने क्या जाना, अपने दाब के बारे में, कि किसी सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पे कोई बल लगा दो और जो भी बल लगाओगे वो क्या कहलाएगा, दाब। जैसे कि मग का एग्जांपल दिया था, बाल्टी में ऐसे डुबाओ, हाथ हटाओ अपना, तो क्या हुआ, मग ऊपर आ जाता है ऐसे खुद से। ठीक है, फिर हमने बताया द्रव के तल से अगर हम h गहराई पर चले जाएं तो दाब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये एक छोटा सा डेरिवेशन हमने प्रूफ करके दिखाया। फिर बेटा हमने आपको बताया पास्कल का नियम, कि किसी पात्र में, बर्तन में द्रव भरा हुआ है, उस द्रव के किसी एक बिंदु पर हमने क्या करा, उस दाब को बढ़ा दिया। उस बिंदु पे क्या किया हमने, दाब को बढ़ा दिया। जैसी दाब को बढ़ाया, उस दाब ने क्या करा, अपने अंदर बिना कोई हानि हुए चारों दिशाओं में समान रूप से फैल गया। ये कहलाया हमारा पास्कल का नियम। ठीक है, फिर क्या कहे बेटा, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल में क्या कहा कि जब हम किसी द्रव को क्या करें, किसी द्रव में क्या करेंगे, वस्तु को छोड़ेंगे, तो भाई क्या होगा, या तो वो पूर्ण रूप से डूबी होगी या आंशिक रूप से। ठीक है, तो क्या होगा, उस पे एक उत्प्लावन बल कार्य करेगा। कहां पे, देखिए वस्तु को छोड़ा, उस पे क्या हुआ, एक बल कार्य करेगा ऊपर की ओर, द्रव में, द्रव की सतह में ऊपर की ओर कार्य करेगा। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे उत्प्लावन बल। ठीक है, सेम ऐसी आर्किमिडीज का सिद्धांत आया कि भाई उसने क्या कहा, वस्तु पूर्ण रूप से आंशिक रूप से डूबी है तो उसके भार में क्या होगी, अपेक्षित आंशिक कमी। कल्पना कर रहे हैं कि उसका भार घट गया, वो किसके बराबर होगा, द्रव ने, वस्तु ने जितना द्रव हटाया उसके भार के बराबर। फिर क्या कहा, सिद्धांत के प्रयोग बताए कि भाई ना, जो हमारी नाव है उसकी पनडुब्बी को, और नाव और पनडुब्बी की संरचना में, साथ ही साथ में द्रव का घनत्व ज्ञात करने में, और लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की जांच में। ठीक, और फिर हिमशैल बताया आपको क्या होता है, कि भाई बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं टूट के ग्लेशियर से समुद्र में गिर जाते हैं, कुछ डूबे रहते हैं, कुछ दिखते रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हिमशैल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी अच्छे से, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छे से फिर से रिवीजन करना है, नहीं समझ में आता है तो पुनः पूछना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलेंगे फिर एक और इम्पोर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।